यहाँ लंबाई में 25 लाख सोलर मॉड्यूल्स मौजूद हैं, जो लगे हैं 2500 एकड़ से भी ज्यादा इलाके में। प्रोजेक्ट के पीक टाइम में यहाँ 8500 लोग काम किया करते थे। हमारे लिए कोई भी चैलेंज न ज्यादा बड़ा है और न ही कोई गोल ज्यादा दूर। यहाँ मौजूद है एडवांस्ड सोलर टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन नमूना। हम यहाँ पर ना पानी का इस्तेमाल करते हैं, ना ही बिजली का, बिल्कुल भी नहीं। इन्हें सामना करना था एक टाइट डेडलाइन का। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, विजिट मैनेजमेंट और साइट कंस्ट्रक्शन के काम को इतने छोटे से वक्त में निपटाना एक बड़ा चैलेंज था। मगर इसी बीच कुदरत ने भी कुछ मुश्किलें पेश की। मुश्किलें बेहिसाब थी। टीम ये कोशिश कर रही थी कि कोई भी चीज उनकी प्रोग्रेस को ना रोक सके। हम लोग पार्शियल सोलर एक्लिप्स के दौरान एहतियात बरतने का प्लान बना रहे हैं। इन लोगों ने सामना किया ब्रेकडाउन्स और डिलेस का। अगर ये लाइन अनस्टेबल हो गई तो टोटल प्लांट और ग्रिड अनस्टेबल होने के चांसेस ज्यादा हैं। इनका मकसद है सिंगल लोकेशन पर दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट्स में से एक को बनाना, वो भी दक्षिण भारत के एक अनजान से हिस्से में। इनका लक्ष्य है 648 मेगावाट क्लीन और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का, जिसे 31 मार्च 2016 तक दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु को दिया जाना है। इस विशाल सोलर पावर प्लांट को समय पर बनाने की जिम्मेदारी अदानी के जोशीले और डेडिकेटेड इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और एम्प्लॉइज पर है। अदानी भारत के जाने माने इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप्स में से एक है। तो आइए अब जानते हैं भारत के एक मेगा स्ट्रक्चर यानी सोलर पावर हाउस के बारे में। हमारा ये चमकदार सूरज हमेशा से ही हमें रोशनी देता आया है और साथ ही साथ खूबसूरत नजारे भी। लेकिन जिस तरह 21वीं सदी में इसकी पावर का फायदा उठाया जा रहा है, वैसा शायद ही कभी हुआ हो। और अब क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स पूरी दुनिया में लगभग खत्म हो रहे हैं, तो सूरज की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ गई है। भारत आज सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमीज में से एक है और एनर्जी एक जरूरी चीज है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। एनर्जी की भारी मांग की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज का जबरदस्त यूटिलाइजेशन हुआ है। तो एनर्जी की इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के सिलसिले में सोलर एनर्जी सबसे बढ़िया जरिया। सूरज से मुफ्त में मिलने वाली ये एनर्जी आज एयरपोर्ट्स, किचन्स और प्लेन्स को पावर दे रही है और यही हमारा भविष्य है। एक ऐसा देश जो 2022 तक सोलर पावर बनाने के सिलसिले में एक वर्ल्ड लीडर बनने के नेशनल गोल की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, और वो देश है भारत। We have set ambitious targets. By 2030, we will reduce emissions by 33 to 35% of 2005 levels and produce 40% of our power from non-fossil fuels. We will achieve it by expanding renewable energy. For example, by adding 175 gigawatts of renewable energy generation by 2022. ये एनर्जी से जुड़ा एक बहुत बड़ा वादा है, क्योंकि फिलहाल भारत अपने गोल के मुकाबले सिर्फ 20% एनर्जी ही जनरेट कर पा रहा है। रिन्यूएबल पावर जनरेशन करीब 36 गीगावाट की ही है, मगर इसमें से सिर्फ 4060 मेगावाट पावर ही सोलर से पैदा की जाती है। भारत 2022 तक इसे बढ़ाकर 1 लाख मेगावाट करना चाहता है, जिससे करीब 60 लाख घरों को बिजली मिल सकेगी। ये ऐसा ही है जैसे पूरे ब्रिटेन के घरों के मुकाबले 1.25 गुना ज्यादा घरों को बिजली दी जाए। मगर इसके लिए भारत को एक बड़ी कोशिश करनी होगी। सोलर पावर प्रोड्यूसर बनने के लिए बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत होती है और भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में जमीन हासिल करना मुश्किल काम है। इसका हल मौजूद है दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु के मदुरई शहर के नजदीक। यहाँ एक ऐसा अनोखा स्ट्रक्चर है जो पिलग्रिम्स और टूरिस्ट्स दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचता रहा है।
ये है मीनाक्षी टेम्पल। इस शानदार मदुरई मीनाक्षी अम्मन टेम्पल के 14 गोपुर बड़ी शान से आसमान की तरफ सिर उठाए खड़े हैं। इस पुराने मंदिर में हजारों श्रद्धालु रोज आते हैं। ये लोग देवी मीनाक्षी और उनके पति शिव का आशीर्वाद पाने आते हैं। ये मंदिर अपने 1000 खंभों वाले हॉल के लिए मशहूर है। ये आर्किटेक्चर का एक ऐसा चमत्कार है जिसे कई सालों पहले बनाया गया था। इसी मदुरई शहर से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर एक अनजान सा छोटा कस्बा मौजूद है जिसका नाम है कमोटी। और यहाँ एक ऐसा मेगा स्ट्रक्चर मौजूद है जो अपने आप में बहुत ही खास है। इतने बड़े साइज के सोलर पावर प्लांट के लिए हमें जमीन के एक बहुत बड़े हिस्से की जरूरत थी। यहाँ एक अच्छे सोलर रेडिएशन के अलावा इसे पोर्ट के नजदीक होना भी जरूरी था। हमें ये सारी की सारी खूबियाँ तमिलनाडु के कमूथी में मिली थी और इस तरह से शुरुआत हुई हमारे इस बड़े से प्रोजेक्ट की। अदानी ग्रुप का दावा है कि उसका प्लांट 648 मेगावाट पावर बनाएगा और इस तरह ये दुनिया के सबसे बड़े सिंगल लोकेशन पावर प्लांट्स में से एक बन जाएगा। भारत में सोलर एनर्जी पैदा करने की जबरदस्त गुंजाइश है और यही वक्त है कि हमें रिसोर्सेज को बचाने पर और ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। पावर जनरेशन के मामले में सोलर रेडिएशन एक बहुत ही अहम चीज है। सोलर इरेडियंस का मतलब है जमीन पर पड़ने वाली सूरज की किरणों में मौजूद गर्मी को नापने वाली यूनिट। भारत जैसे देश में धूप की कोई समस्या नहीं है क्योंकि यहाँ तो हर साल करीब 300 दिन धूप निकलती ही है। तमिलनाडु रामनाथपुर डिस्ट्रिक्ट में सोलर इरेडिएशन बहुत ज्यादा है, इसका वजह से यहाँ पर प्रोजेक्ट लगा। जब अदानी के इंजीनियर्स जुलाई 2015 में कमूटी की साइट पर पहुंचे तो वो ये बात जान गए कि ये काम कितना बड़ा है। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें करीब 2500 एकड़ जमीन एलोकेट की गई थी। ये जमीन इतनी बड़ी है कि इस पर करीब 60 ताजमहल खड़े किए जा सकते हैं। धीरे धीरे कंपनी ने प्रोजेक्ट के लिए जरूरी जमीन खरीद ली और फिर शुरुआत हुई डेडलाइन को हासिल करने के लिए जबरदस्त प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की। किसी के लिए भी सिर्फ 8 महीने में 648 मेगावाट पावर जनरेट करना नामुमकिन है। टीम के लिए इसका मतलब था पहले ही दिन से अपने काम में जुट जाना। हमारी प्लानिंग ये है कि इस साल के अगस्त महीने में ही सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सही से कायम हो जाए। तो हम यहाँ एक बहुत बड़ा साइट ऑफिस बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। साथ ही यहाँ लाइट्स भी लगाने की सोच रहे हैं ताकि 24 घंटे काम हो सके। मगर ये काम आसान नहीं था। शुरुआती चैलेंजेस में से एक था कि कमूटी जैसे दूर दराज खेतीहर और नॉन इंडस्ट्रियल टाउन में मैन पावर और इक्विपमेंट का इंतजाम कैसे हो। यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है और सबसे नजदीकी शहर मदुरई यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है। हमें अगर व्हीकल्स भी किराए पर लेने होते थे तो हमें मदुरई जाना पड़ता था, इसीलिए हमें वो ख्याल छोड़ना पड़ा। लेकिन अगर इन लोगों के पास तक मशीनरी नहीं पहुंचती तो इंजीनियर्स के लिए मुसीबत हो जाती। शुरुआती कंटेनर्स अगस्त के आखिर में चाइना से आने वाले थे। सोलर मॉड्यूल्स और मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर्स वाले इन कंटेनर्स को रखने के लिए फौरन एक जगह चाहिए थी और वो भी बहुत बड़ी। 1,40,000 स्क्वायर मीटर। जरा सोचिए, इतनी जगह में तो 6 सिडनी ओपेरा हाउसेस बन जाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट के लिए बतौर स्टोरेज इतनी जगह होनी ही चाहिए थी। अगस्त 2015 अदानी की टीम खुले स्टोरेज एरिया को उन सैकड़ों कंटेनर्स के लिए तैयार करने में जुटी थी जो जल्दी ही इस जगह अनलोड किए जाने वाले थे। जब हम साइट पर पहुंचे और हमें पता चला कि हम कितना बड़ा काम करने वाले हैं तो हम सोचने लगे कि हमने कुछ ज्यादा ही बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। सितंबर 2015 आते आते चीन से कंटेनर्स पहुंचने शुरू हो गए, जबकि साइट अभी तैयार भी नहीं हुई थी। कंटेनर अगर साइट तक पहुंच भी जाएं, तो उन्हें कैसे अनलोड करेंगे और कहां स्टोर करेंगे? दुनिया में किसी ने भी इतने बड़े साइज वाले किसी सोलर पावर प्लांट को लगाने की कोशिश नहीं की थी। इन्वर्टर्स जैसे जरूरी कंपोनेंट्स को बंद दरवाजे वाले वेयर हाउसेस की जरूरत थी, लेकिन क्योंकि वक्त रहते उनका इंतजाम नहीं हो पाया तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम को फौरन कुछ फैसले लेने पड़े, जैसे कि साइट पर वेयर हाउसेस के तैयार होने तक कमोटी में गोदाम किराए पर लेना।
ऐसा सिर्फ अक्टूबर के मिड तक ही होने वाला था, यानी कंटेनर्स के साइट पर पहुंचने के वक्त से अब तक 1 महीने से ज्यादा की देरी हो चुकी थी। इस विशाल प्रोजेक्ट की डेडलाइन बहुत ही टाइट थी और टीम इस तरह की शुरुआत की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रही थी। सितंबर का महीना आ चुका था और डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 7 दिन बचे थे। इन सारी प्रॉब्लम्स को हल करने के बाद ही टीम सोलर मॉड्यूल्स लगा सकती थी, जिससे बिजली पैदा होती। सोलर एनर्जी एक सीधे साधे प्रिंसिपल पर काम करती है। सूरज की किरणें सोलर सेल्स पर पड़ती हैं और वो धूप को बिजली में बदल देते हैं। जब धूप पैनल की सतह से टकराती है तो सेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं और ये डायरेक्ट करंट के तौर पर फ्लो करने लगते हैं। फिर इन्वर्टर्स का इस्तेमाल करके डायरेक्ट करंट ऑल्टरनेटिंग करंट में बदल जाता है और फिर आखिर में ये क्लीन और रिन्यूएबल बिजली बड़े स्केल पर ग्रिड को भेज दी जाती है। जमीन हासिल करने के बाद सब लोग डिजाइनिंग और एग्जीक्यूशन के काम में जुट गए। प्लांट की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 7 महीने का वक्त बचा था, लिहाजा कमेटी में काम पूरे जोरों शोरों से शुरू हो गया। और इसी दौरान हेड ऑफ प्रोटेक्शन एंड मीटरिंग सुमित शर्मा को डेटा मॉनिटरिंग और कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में सोचने की जिम्मेदारी सौंप दी गई, जिन्हें इस साइट पर लगाया जाने वाला था। जब आपको जियोग्राफिकल स्प्रेड इंस्टॉलेशन करनी होती है तो सिस्टम को मैनुअल तरीके से मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आपको चाहिए ऑटोमेशन सिस्टम जो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है। ऐसे में आप स्प्रेड इंस्टॉलेशन के लिए कंट्रोल ऑपरेशन भी कर सकते हैं। इस सिस्टम का इस्तेमाल ह्यूज इंस्टॉलेशन के लिए किया जाता है और इसे कहा जाता है स्केडा। इस खास सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम यानी स्केडा को इसकी एक खास खूबी की वजह से इंस्टॉल किया गया था। कंट्रोल फिलॉसफी कहलाने वाली इसकी इस खूबी की वजह से पावर जनरेशन की लिमिट को दूर से भी सेट किया जा सकता है और ये बात रोजमर्रा की ग्रिड की जरूरत पर डिपेंड करती है। इसकी वजह से फील्ड इंजीनियर्स को साइट पर भेजकर इन्वर्टर्स को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम क्योंकि 648 मेगावाट पावर वाला एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट बना रहे हैं तो हमारे प्लांट में होने वाली फ्लक्चुएशन से ग्रिड के ऑपरेशंस पर भी फर्क पड़ेगा। तो ऐसे केस में ग्रिड ऑपरेशंस हमसे रिक्वेस्ट करता है कि हम अपने प्लांट की पावर के आउटपुट को फिक्स रखें। इसके लिए स्काडा सिस्टम यानी कंट्रोल ऑटोमेशन सिस्टम में एक ऐसी खासियत चाहिए जो इस काम को अंजाम देने में मदद कर सके। इस बीच कमेटी में किसी को भी एक पल का आराम नसीब नहीं था। इंस्टॉलेशन को पूरा करने के लिए 7 महीने से भी कम बचे थे और अभी काफी ग्राउंड कवर किया जाना था। सबसे पहले बहुत बड़े इलाके को लेवल करके ग्रेडर्स के जरिए इसे ग्रेड किया जाना था। लंबे ब्लेड्स जमीन को लेवल करते हैं और अगला स्टेप होता है प्लॉटिंग। सर्वेयर्स काम शुरू करते हैं और जमीन पर मार्किंग पॉइंट्स लगाए जाते हैं। इन मार्क्स पर ड्रिल करके पाइल्स लगाए जाने वाले थे। पाइल्स स्टील के बने वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बेहद कीमती सोलर मॉड्यूल्स को सपोर्ट करते हैं। इस प्लांट का साइज ही इसे इतना खास बनाता है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमने करीब 3,85,000 पाइल्स बनाए हैं। टाइम ऐसा रहेगा कि एक दिन में 1200 से 1500 और मे भी अप टू 2000 तक फाइलें हम लोग डेली करेंगे। इतनी बड़ी तादाद में पाइल्स लगाना क्वालिटी टीम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। साइट पर करीब 4 लाख पाइल्स लगाने के लिए टीम को कई कॉन्ट्रैक्टर्स की जरूरत थी और इन सबको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स से तुरंत वाकिफ कराने की जरूरत थी ताकि पाइल्स बिल्कुल ठीक ढंग से लग सके। देश के हर हिस्से से हमारे पास नई वर्कफोर्स आ रही थी। हमारे पास वर्कफोर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स का आना जाना लगा ही रहता था और हमें अब कॉन्ट्रैक्टर्स पर काफी जोर डालना था ताकि वो सब अपना बेस्ट दे सकें। लेकिन इन सब में वक्त लग रहा था और वक्त इस टीम के पास नहीं था। क्वालिटी मैनेजर मनोज जैसे लोगों को खास तौर पर दिक्कत हो रही थी, जिनकी जिम्मेदारी थी इस मामूली लेकिन अहम प्रोसेस की निगरानी करने की। उन्हें ये इंश्योर करना था कि पाइल्स पुल आउट टेस्ट में पास हो जाए। पाइल पर 1200 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर लगाया जाने वाला था और अगर ये अपनी जगह टिका रहता तो पुल आउट टेस्ट में पास हो जाता। ये इस बात की निशानी होती है कि पाइल तेज हवाओं या कुदरत की किसी और दूसरी ताकत को झेल सकता है। गैल्वेनाइज्ड स्टील की इन टेबल्स पर
अब 25 लाख मॉड्यूल्स को टिकाया जाना था। ये पैनल्स 1270 एकड़ इलाके को घेरने वाले थे, यानी 476 फुटबॉल फील्ड्स जितनी जगह को। इन मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर्स या एमएमएस को एक खास कैपेसिटी वाली टेबल्स पर लगा दिया गया। एक टेबल करीब 50 किलोवाट तक एनर्जी जनरेट कर सकती है। इन पायल्स, टेबल्स और टावर्स को बनाने में इस्तेमाल हुई मेटल दिमाग चकरा देने वाली है। ये करीब 30,000 मीट्रिक टन गैल्वेनाइज स्टील है। इतने स्टील से 4 आईफिल टावर से ज्यादा बनाए जा सकते हैं। 648 मेगावाट का ये पूरा प्लांट 4 से 5 मेगावाट कैपेसिटी वाले मॉड्यूल क्लस्टर्स से बनता है और इन 16 मॉड्यूल से जुड़े होते हैं इन्वर्टर्स। किसी इन्वर्टर का काम होता है डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में बदलने का, और इस प्लांट के लिए जरूरी 576 इन्वर्टर्स को रखने के लिए ही 144 प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स बनाई जा रही है। और इसके लिए जरूरत होगी बहुत सारी केबल्स की। अलग अलग शेप्स और मोटाई वाले वायर इस विशाल सोलर पजल के डॉट्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। इनकी लंबाई करीब 7,700 किलोमीटर है और ये नई दिल्ली से लेकर ऑस्ट्रेलिया के पर्थ तक पहुंच सकते हैं। इस केबल को एक से दूसरी जगह ले जाना बड़ा मेहनत का काम है। एक वक्त में 50 मीटर केबल को खींचने के लिए 50 लोगों की ही जरूरत होती है। इस तमाम मेहनत के बाद इंजीनियर्स ने अक्टूबर 2015 में 16 मॉड्यूल्स लगाने शुरू कर दिए। इन्होंने रोज के लिए एक टारगेट तय किया। ये था एक दिन में 3 मेगावाट, ताकि ये 6 महीने में 648 मेगावाट का लक्ष्य हासिल कर सके। बेशक आखिरी दौर में इन्हें थोड़ी और मेहनत करनी पड़े। हालांकि हमने इस प्लांट के लिए रोजाना लगभग 3 मेगावाट का लक्ष्य तय किया था, लेकिन कई लोग हम पर हंसने लगे कि हम लोग ये गोल कैसे अचीव कर सकते हैं। ये काफी बिजी साइट है। यहाँ मौजूद है 16 मॉड्यूल्स के क्लस्टर, डेडिकेटेड इन्वर्टर, कंट्रोल रूम, स्विच यार्ड और यहाँ बन रहे हैं सब स्टेशन, बिल्कुल किसी असेंबली लाइन की तरह जो होती है पावर जनरेशन के लिए। कंपनी का प्लान है कि इलेक्ट्रिसिटी की पॉकेट को बनाते रहे और फिर प्लांट की टोटल कैपेसिटी अचीव होने के बाद बिजली को ग्रिड में भेजा जाए। इसके लिए साइट को अलग अलग कैपेसिटीज वाले 5 प्लांट्स में बांटा गया। हमसे पहले एक ही जगह पर सबसे बड़ा सोलर प्लांट था, अमेरिका के कैलिफोर्निया में। यह प्रोजेक्ट करीब 3 साल में बनकर पूरा हुआ। हम 648 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने की सोच रहे थे, और वो भी 1 साल से कम समय में। लेकिन इस बीच काले बादल भी मंडराने लगे थे, जो इन लोगों की सारी प्लानिंग, डेडलाइन और सपनों पर पानी फेरने वाले थे। अक्टूबर 2015 खत्म हो गया है। भारत के तमिलनाडु में बन रहे दुनिया के सबसे बड़े सिंगल लोकेशन सोलर पावर प्लांट्स में से एक को पूरा होने में 5 महीने बाकी बचे हैं। किसी प्रोजेक्ट की कामयाबी नापने के 2 ही मेन पैरामीटर्स होते हैं कि क्या वो तय समय में और तय बजट में बनकर पूरा हुआ। इस बड़ी चुनौती को पूरा करने के लिए अब सुमित और उनकी टीम को एबीबी के साथ मिलकर काम करना होगा। एबीबी वही पावर एंड ऑटोमेशन कंपनी है जो प्लांट के लिए स्केडा सिस्टम एग्जीक्यूट कर रही थी। एबीबी के लोगों ने अदानी के इंजीनियर्स को बुलाया ताकि वो प्लांट मॉनिटरिंग, स्केडा सिस्टम और इसके कंट्रोल फिलॉसफी फीचर को मॉनिटर कर सके। टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन इंजीनियर्स ने इन्हें कस्टमाइज्ड स्केडा की टेस्टिंग के लिए 2 दिन दिए थे। उसके बाद इसे कमूटी भेजा जाना था ताकि सिस्टम्स समय पर साइट पर पहुंच सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 दिन 1 महीने में बदल गए। इंजीनियर्स को टाइमलाइन के सिलसिले में एक और झटका झेलना पड़ा। चैलेंज ये था कि इक्विपमेंट के लिए कई सप्लायर थे। फॉर एग्जाम्पल द रिलेज, कंट्रोल एंड प्रोडक्शन रिलेज और इन्वर्टर, इन सब की टेस्टिंग सुपरवाइजरी कंट्रोल और डेटा एक्विजिशन सिस्टम के जरिए की जानी थी। और कभी कभी ये सब करने के लिए हमारे लिए इक्विपमेंट को हासिल करना मुमकिन नहीं होता था। जहां एक तरफ बेंगलोर के इंजीनियर्स का एक ग्रुप स्केडा सिस्टम की टेस्टिंग में बिजी था, वहीं कमूटी में बाकी टीम के काम की रफ्तार धीमी हो रही थी, क्योंकि दक्षिण भारत में नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की बारिश होने लगी थी।
हमने इस प्रोजेक्ट को 8 महीने में पूरा करने का प्लान बनाया था और नॉर्मल सिचुएशन में हम एक दिन में 3 मेगावाट कैपेसिटी के मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर और मॉड्यूल लगाने वाले थे, लेकिन मॉनसून के मौसम में काम रोजाना सिर्फ 1.5 मेगावाट ही हो पाता है, यानी काम की स्पीड बहुत कम हो जाती है। मगर काम प्लान के मुताबिक नहीं हो पाया और वजह थी 2015 का नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून। मेट एक्सपर्ट्स ने इसके लिए एल नीनियो इफेक्ट को एक वजह माना, जिसके कारण तमिलनाडु और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में जबरदस्त बाढ़ आई थी। बारिश ने शहरों और कस्बों को तबाह कर दिया। पिछले 100 सालों में भी इतनी भयंकर बाढ़ नहीं आई थी जैसी 2015 में आई थी। इस बीच टीम्स अपने हर इंटरनल मंथली टारगेट्स को मिस करती जा रही थी। बारिश की वजह से एक बार हमको ऐसा लगने लगा था कि ये जो गेम है और ये जो हमने पूरे एफर्ट्स किए हैं ये हम हार जाएंगे। अक्टूबर तक ये लोग सिर्फ 1.6 मेगावाट तक के सोलर मॉड्यूल ही लगा पाए थे, जबकि टारगेट 90 मेगावाट का था। इन्हें 80 इन्वर्टर्स लगाने थे, लेकिन लग पाए थे सिर्फ 10। ये लोग इन्वर्टर्स को रखने के लिए 20 प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स बनाने की सोच रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं बन पाया था। बड़ी मुश्किल से 50 किलोमीटर लंबी केबल ही लग पाई थी, जबकि ये लोग इससे 10 गुना लंबी केबल बिछाने की उम्मीद में थे। नवंबर का महीना कुछ खास नहीं रहा। इस बार की बारिश की वजह से हम बहुत बुरी हालत में थे। हम सोच रहे थे कि क्या अब हम 648 मेगावाट का अपना लक्ष्य मार्च तक पूरा कर पाएंगे। इससे हमारी उम्मीदों पर पानी फिर रहा था। लेकिन दिसंबर 2015 आते आते हालात और भी बुरे हो गए और इनका काम पूरी तरह रुक गया। मैं तमिलनाडु से हूँ और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी ज्यादा बारिश कभी नहीं देखी। बहुत थोड़े से वक्त में ही बहुत ज्यादा बारिश हो गई। इसकी वजह से सारी जमीन पर पानी भर गया। ये नजारा वाकई दिल तोड़ने वाला था। इससे प्रोजेक्ट पर भी बुरा असर पड़ा। साइट पर पानी की गहराई बेशक सिर्फ घुटनों तक ही थी, लेकिन जब टीम को यह पता चला कि साइट के सबसे नजदीक वाले पोर्ट टाउन टूटीकोरिन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, तो काम को बहुत बड़ा झटका लगा। हमारी पूरी साइट पानी से भर गई थी। टूटीकोरिन पोर्ट पर काम बंद हो चुका था। हमारी लॉजिस्टिक चेन भी बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। लिहाजा इन 3 महीनों के दौरान हमारा काम पूरी तरह से बंद हो चुका था। साइट से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद टूटीकोरिन पोर्ट इस ऑपरेशन का एक अहम हिस्सा था। 100 कंटेनर राजा के लिए हैं और 100 कंटेनर जॉन आर्क की तरफ से राजा के लिए, और ऐसे ही 200 कंटेनर हम AI शिपिंग के लिए भी यहाँ से भेज रहे हैं। ये भारत के 12 बड़े पोर्ट्स में से एक है और गल्फ ऑफ मन्नार में मौजूद है। और सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए ही पूरी दुनिया से 6000 से ज्यादा कंटेनर्स यहां आएंगे। इन देशों में शामिल है चाइना, जापान, मलेशिया, ताइवान, इजराइल, इटली, जर्मनी, टर्की और स्विट्जरलैंड। डेडलाइन में 4 महीने से कम बचे थे। जरूरत थी बर्बाद हुए वक्त की भरपाई करने की। अहमदाबाद के कॉर्पोरेट ऑफिस में भी नए आइडियाज पर बात हो रही थी। इसे एक चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। कोशिश करो कि ये काम फोर्टनाइट या अगले महीने तक खत्म हो जाए। साइट ऑफिस पर सभी डिपार्टमेंट्स की एक मीटिंग चल रही है ताकि नुकसान का अंदाजा लगाकर काम आगे शुरू किया जा सके। गांव वाले तो सेफ हैं, लेकिन यहाँ जरूरी ये है कि हम अपने आप को भी सेफ रखें। मेरे 400 कंटेनर पोर्ट पर वेट कर रहे हैं। स्टोरेज की कोई जगह ही नहीं है। ऐसे में ग्रुप को कुछ कड़े कदम उठाने थे। बारिश के लगातार होते जाने से लॉजिस्टिक्स इन लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज साबित हो रहा था। ज्यादा बारिश होने के कारण हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसमें हमको रोज का 100 कंटेनर अनलोडिंग करने का टारगेट था, तो हमने क्या किया, एरिया ज्यादा कर दिया। हमने 4 सेगमेंट में अनलोडिंग एक साथ में चालू किया। हम लोगों ने सबसे पहले इस पोर्ट के एंड पे जो है 24 घंटे वर्किंग स्टार्ट किया, जो पहले हम 12 घंटे में काम करते थे। इसी तरह से हमने रिसीविंग एंड पे भी अपनी शिफ्टों को जो चेंज करके 3 शिफ्टों में लोगों को हमने काम करने के लिए कहा। साइट पर 25 वर्कर्स काम कर रहे थे, लेकिन इनकी तादाद 3 गुना से ज्यादा बढ़ाकर करीब 8500 करनी पड़ी। 24 घंटे काम करने के बावजूद भी बात बन नहीं रही थी।
हमारा एम था करीब 10 मेगावाट का, और 10 मेगावाट का मतलब था कि हमें एक दिन में 40,000 मॉड्यूल लगाने थे। ये काम बहुत ही बड़ा है और हम सारा मटेरियल रात में ही पहुंचा देते हैं ताकि सुबह जब ज्यादातर वर्कर आएं तो उन्हें सारे रिसोर्सेज मिल जाएं और किसी चीज की कमी ना हो। सारा फोकस बर्बाद हुए वक्त की भरपाई पर था। इसका मतलब था कि अब कुछ महीने तक दिन रात काम किया जाने वाला है। 2015 के आखिरी दिनों में प्लांट धीरे धीरे रिकवर करने लगा था और फिर इन लोगों ने तय किया कि अगले 3 महीनों में इन्हें किसी भी तरह 648 मेगावाट के अपने लक्ष्य को हासिल करना है। इस फाइनेंशियल ईयर में मॉनसून बहुत जबरदस्त रहा है और हमने पानी को पास के तालाबों और नालों में जाने दिया, और आगे आने वाले दिनों में हम ये इंश्योर करेंगे कि पानी के लिए रास्ते बने, नाले बने, ताकि ये आसपास के इलाकों में आसानी से बह जाए। जैसे जैसे बारिश कम होने लगी तो सैकड़ों कंटेनर्स टूटीकोरन पोर्ट से साइट पर पहुंचने लगे। अब बारी थी इन्हें अनलोड करने की। कंपनी ने दुनिया भर के कई वेंडर्स से कंपोनेंट्स मंगवाए थे, जैसे कि चाइना, जापान, मलेशिया और इटली के 8 अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स ने सिर्फ सोलर मॉड्यूल्स की ही सप्लाई की थी। 2015 का साल इस एम्बिशियस सोलर पावर प्लांट के लिए बहुत ही खराब रहा। टीम करीब करीब हिम्मत हारने ही वाली थी, लेकिन उसने फिर कोशिश की और अपने काम में जुट गई। साइट पर काम कर रहे लोगों को जनवरी के महीने में 126 मेगावाट के सोलर मॉड्यूल्स लगाने थे। 24 घंटे काम करने के जज्बे के तहत उन्होंने 163 मेगावाट के मॉड्यूल्स लगा डाले, लेकिन इंजीनियर्स अपनी इन्वर्टर्स डेडलाइन से जूझ रहे थे। जनवरी के महीने में उन्हें 112 इन्वर्टर्स लगाने चाहिए थे, लेकिन वो लगा पाए सिर्फ 40। जब भी हम इन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं तो सबसे बड़ी चैलेंज हमारे लिए होती है सेफ्टी। हम उसको पूरा प्रोसेस करते हुए इन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं। इधर प्लांट के कंट्रोल रूम में स्केडा सिस्टम को इंस्टॉल करके उसकी ऑन साइट टेस्टिंग हो रही थी। क्लीन ग्रीन सोलर पावर का कुछ हिस्सा अब प्लांट से पैदा होने लगा था। कुछ हिस्सा तैयार होने के बाद तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशंस के कुछ ऑफिशियल्स शुरुआती ऑन साइट चेकिंग करने पहुंच गए। इस काम के साथ बहुत सी एक्सरसाइजेस जुड़ी हैं, क्योंकि हम इतने बड़े साइज के प्लांट में जो भी कनेक्ट कर रहे हैं वो पावर ग्रिड से कनेक्ट होगा। ऐसे में जो डिस्टरबेंस होती है उसकी बड़ी अहमियत होगी। हमें कोई गड़बड़ होते ही उस सेक्शन को ठीक करना होगा ताकि नेशनल ग्रिड को बिल्कुल भी डिस्टरबेंस ना हो। अगर बात बिजली की हो तो किसी भी ग्रिड को हमेशा स्टेबल बने रहना चाहिए। फरवरी 2016 अब वक्त था स्केडा की कंट्रोल फिलॉसफी के पीछे मौजूद स्टैंडर्ड को टेस्ट करने का। इसमें ग्रिड से किसी खास दिन सिर्फ मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही भेजी जानी चाहिए थी। ओके सर, हम इसे मौजूदा लोड के 50% तक घटा देंगे। सर Yes. हमें अभी लोड को 50% करना होगा। तो इस वक्त लेवल है 50 मेगावाट, जिसे हमें करना है 25। अब इसे आप 25 मेगावाट कर दीजिए। ओके डन। ये रिस्पॉन्ड कर रहा है? परफेक्ट। मान लीजिए मेरा इन्वर्टर किसी एक वक्त में 1 मेगावाट पावर जनरेट कर रहा है और मैं चाहता हूं कि ये कम पावर बनाए, तो मैं स्केडा की स्क्रीन से कमांड दे सकता हूं और फिर ये सिर्फ 500 किलोवाट ही बनाएगा। यानी ये मेरी या ग्रिड की डिमांड के हिसाब से पावर बनाएगा। प्लांट मॉनिटरिंग सिस्टम्स हर मिनट में जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी की एकदम सही वॉल्यूम बताते हैं। आमतौर पर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक सोलर पावर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो सोलर पावर प्रोडक्शन पर असर डालते हैं। किसी पावर प्लांट में कोई दिन आउटपुट रेडिएशन लेवल पर डिपेंड करता है। ये प्रोजेक्ट जो है 2500 एकड़ इलाके में फैला है, तो ये हो सकता है कि किसी हिस्से में बादल छाए हों तो कुछ देर के लिए उस हिस्से में जनरेशन पर असर पड़ सकता है। बादल या बारिश के न होने के बावजूद भी अगर मॉड्यूल्स पर धूल है तब भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर काफी असर पड़ता है। खुशकिस्मती से सोलर पावर प्लांट्स की देखरेख काफी आसान होती है। अगर इन मॉड्यूल्स को रेगुलरली साफ किया जाए तो किसी एवरेज फोटोवोल्टिक सेल की उम्र 25 साल या उससे ज्यादा हो सकती है। कम्युनिटी में जो काम हाथ से किया जाता और जिसमें काफी पानी लगता,
अब उसे इजराइल की बेहद एडवांस्ड रोबोटिक टेक्नोलॉजी के जरिए मशीन से किया जाता है। रोबोट चलता है एक सोलर पैनल से। ये दिन में चार्ज होता है, इसकी अपनी बैटरीज हैं और रोबोट हर शाम को सफाई करता है। बिना पानी वाली क्लीनिंग टेक्नोलॉजी कमूटी जैसे सेमी एरिड सूखे इलाके के लिए कमाल की है, जहां पानी कम मिलता है। ये रोबोटिक सोलर पैनल क्लीनिंग सिस्टम व्हील्स पर लगे सॉफ्ट माइक्रोफाइबर इस्तेमाल करता है, जो मॉड्यूल पर से धूल हटा देते हैं। इस रोबोटिक सिस्टम को रिमोट से ही मॉनिटर, मैनेज और कंट्रोल किया जा सकता है। कमूटी में मौजूद इस साइट का रूप जनवरी और फरवरी में बदलने सा लगा था। इन 2 महीनों के दौरान पिछले 5 महीनों से ज्यादा का काम किया गया था। अब टीम के पास सिर्फ 1 और महीना था। इसमें 300 मेगावाट वाले सोलर मॉड्यूल्स लगाए जाने थे, यानी रोज 12 मेगावाट वाले सोलर मॉड्यूल्स लगने ही थे। ये काम तब आसान नहीं रह जाता अगर प्लांट और वहां काम करने वाले लोगों को मिलने वाले हो कुछ सरप्राइज टेस्ट। भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के कमूटी कस्बे में मौजूद लोग उम्मीद कर रहे थे कि सबसे बुरा दौर अब बीत चुका है। लंबे दौर की बारिश घट चुकी थी, लेकिन इसके साथ ही साइट पर मौजूद इंजीनियर्स के पास वक्त भी कम था, जो दुनिया के सबसे बड़े सिंगल लोकेशन सोलर पावर प्लांट्स में से एक को बनाने के काम में जुटे थे। फरवरी खत्म होने लगी तो कुछ इंजीनियर्स को ये सोचकर घबराहट होने लगी कि क्या वक्त रहते इन्वर्टर्स लग पाएंगे। अभी तक हमारा चैलेंज सबसे ज्यादा जो रहा है मौसम का चैलेंज रहा है, क्योंकि इस टाइम तक पहुंचने के लिए हमें 2 महीने मौसम ने डिस्टर्ब किया। कुल 576 इन्वर्टर्स की जरूरत थी, लेकिन उनमें से 205 अब भी इंस्टॉल या कनेक्ट हुए ही नहीं थे। लेकिन बावजूद इसके टीम में एक गजब की उम्मीद मौजूद थी। अब मुड़कर देखने का वक्त नहीं है, हमें बहुत सारा काम करना है, तो अब उसी पर ध्यान लगाया जाए। हम लोगों ने जो प्रयास किए हैं उसमें हमारे को ऐसा लगता है कि एक हारा हुआ गेम हम वापस जीतने जा रहे हैं। भारत में साल भर में जितने दिन सूरज की धूप मिलती है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि चाहे मेगा पार्क हो या किसी के घर की छत, इस मुफ्त के रिसोर्स का खूब फायदा उठाया जा सकता है। ये ट्रेंड बहुत ही प्रॉमिसिंग है। रूफटॉप सोलर को इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रेसिडेंशियल की कैटेगरी में रखा जा सकता है। जहां तक आंकड़ों का सवाल है, तमिलनाडु में कुल 19 मेगावाट बिजली छतों पर लगे सोलर सेल से बन रही है। इसमें से 4 मेगावाट घरेलू इलाकों से है, यानी इस बारे में कहा जा सकता है कि अवेयरनेस बढ़ रही है। निरुच्या और अरविंद ने चेन्नई में कुछ साल पहले अपने अपार्टमेंट के टेरेस पर 3 किलोवाट का एक सोलर पावर प्लांट लगाया था और फिर वो इस सिलसिले को और आगे ले गए। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक कार है और मुझे लगता है कि ये मुफ्त में चलती है, क्योंकि इसे एनर्जी मिलती है सोलर प्लांट से। सोलर पावर के नीचे जो एरिया मौजूद है, उसमें हमने एक छोटा सा रूफटॉप गार्डन बनाया है। निरुच्या और अरविंद बेशक अपने बल पर पावर प्रोड्यूस करने वाले लोगों की बढ़ती तादाद की मिसाल हो सकते हैं, लेकिन कमूटी जैसे मेगा सोलर पावर प्लांट्स पावर जनरेशन के मामले में एक बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। प्लांट के पूरा होने से कुछ हफ्ते पहले ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस टीम को यहां काफी ट्रबल शूटिंग करनी पड़ रही थी। कंट्रोल रूम इंचार्ज श्रीनिवास और उनके साथी स्केडा पर नजर आ रहे अलर्ट मैसेजेस की जांच कर रहे हैं। आप जरा जाकर पैनल रूम को चेक कीजिए, वहां जाकर देखिए और मुझे रिपोर्ट दीजिए। स्विच यार्ड में मौजूद एक ट्रांसफार्मर एक फैन के काम न करने की वजह से ओवरहीट हो रहा है। किसी ट्रांसफार्मर का एम्बिएंट टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, लेकिन अब ये 83 डिग्री हो गया है। ट्रांसफार्मर के ट्रिप करने से प्लांट और ग्रिड के लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। तो फैन ऑन है और टेम्परेचर कम हो रहा है। ओके, हम लोग ज्यादा जनरेशन दे रहे हैं। हम असल में 100 मेगावाट पावर दे रहे हैं। इसके अलावा लाइन 230 किलोवाट की है, तो अगर 230 केवी की लाइन अनस्टेबल हो गई तो प्लांट के साथ साथ ग्रिड के अनस्टेबल होने के चांसेस ज्यादा हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का मामला थोड़ा अजीब होता है। सोलर पावर प्लांट सूरज के चमकने के दौरान ही बिजली पैदा कर पाता है, मगर सूरज छिपने के बाद सोलर पावर प्रोडक्शन बंद हो जाता है। कोई ऑफ ग्रिड सिस्टम तो पावर को बैटरीज में स्टोर करता है और बिजली न होने पर चालू हो जाता है, लेकिन इस तरह के प्लांट को ग्रिड इंटरैक्टिव सोलर पावर प्लांट कहा जाता है।
किसी सोलर पावर प्लांट में पावर जनरेशन शाम को 6:30 बजे बंद हो जाता है, लेकिन हमें स्कैडा और लाइटिंग सिस्टम को चालू रखने के लिए पावर की जरूरत होती है। इसके लिए हम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से पावर लेते हैं। इसे कहा जाता है बैकफ्लो। बैकफ्लो का मतलब है ग्रिड से पावर लेना, ताकि हम यहाँ अपने सिस्टम्स को चला सकें जब तक हम खुद पावर जनरेट नहीं कर रहे होते। श्री राम और दूसरे यंग इंजीनियर्स को अपनी नजरें लगातार फिनिश लाइन पर बनाए रखनी होती है। अब सिर्फ 20 दिन बचे हैं और टीम को 180 मेगावाट वाले सोलर मॉड्यूल्स अभी और लगाने हैं। क्या ये लोग कामयाब हो पाएंगे या फिर इन्होंने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा जिम्मेदारी ले ली है? क्योंकि यहाँ कुदरत इनकी प्रोग्रेस की रफ्तार धीमी कर सकती है। 2013 में दुनिया भर के करीब 1 करोड़ 20 अरब लोग बिजली की पहुंच से दूर थे और इनमें से 20% से ज्यादा लोग भारत में ही रहते हैं। 2022 में भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे करेगा। मौजूदा सरकार का विजन है 2022 तक सबको 24 घंटे अफोर्डेबल एनवायरमेंट फ्रेंडली पावर देना। हम अपने साथ काम कर रहे 10,000 लोगों के वेलफेयर की बात ही नहीं सोच रहे हैं, बल्कि हम तो पूरे भारत के लोगों के लिए सोच रहे हैं। और इस तरह के प्लान्स देश में डिमांड सप्लाई की गैप को तेजी से कम करने में मदद कर रहे हैं। कि हम इस सूरज की जो कुदरती ताकत है उसको यूज करके, उसको कन्वर्ट करके रात को यूज करेंगे। यहाँ पे कितने सारे घर हैं जिनको रोशनी की जरूरत है। वी विल यूज दैट पावर देयर। कमूटी में रहने और पढ़ने वाले वंची और उनके दोस्त उन कई बेनिफिशियरीज में शामिल होंगे जो दुनिया के सबसे बड़े सिंगल लोकेशन सोलर पावर प्लांट्स में से एक का फायदा उठाएंगे। मैं 10th क्लास में पढ़ रहा हूँ। मुझे मालूम है कि सोलर एनर्जी सूरज से मिलती है और हमें ये भी बताया गया है कि इससे बहुत से लोगों का फायदा होता है और ये हमारी पढ़ाई में भी बहुत मददगार साबित होगा। इसी बीच इंजीनियर्स को एक छोटी सी दिक्कत का सामना करना पड़ा। 9 मार्च को सुबह 5:05 से लेकर 6:47 तक पार्शियल सोलर एक्लिप्स हुआ। किसी सोलर एक्लिप्स से किसी सोलर प्लांट के लिए काफी जबरदस्त फ्लक्चुएशंस पैदा होती हैं। इस दौरान बहुत थोड़े से स्पैन में ही प्रोडक्शन घट जाता है और फिर ये अचानक तेजी से बढ़ता भी है और इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि फ्यूज वगैरह उड़ सकते हैं। हालांकि ये पार्शियल एक्लिप्स सुबह सुबह होने वाला था जब सोलर पावर प्रोडक्शन काफी कम होता है, लेकिन टीम इस कुदरती घटना को आने वाले दिनों के लिए एक तरह के टेस्ट रन के तौर पर यूज करना चाहती थी, ताकि पता चल सके कि क्या इंजीनियर्स और प्लांट ऐसे एक्लिप्सेस की वजह से होने वाले फ्लक्चुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। हम पार्शियल सोलर एक्लिप्स के दौरान एहतियात बरतने की प्लानिंग कर रहे हैं। इतने बड़े सोलर प्लांट में अगर हम ग्रिड को नहीं बताएंगे तो ग्रिड अनबैलेंस हो जाएगा। फिजिकली ये भी जानना जरूरी है कि सोलर एक्लिप्स की क्या कंडीशन है, इसलिए हमारे 2 लोग उसे बाहर से देखते रहेंगे सेफ्टी ग्लास के जरिए। कंट्रोल रूम में ग्रिड की मॉनिटरिंग चलती रहेगी और जैसे ही सोलर एक्लिप्स ओवर होगा हम प्लांट में जाकर देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। सूरज हालांकि थोड़ी देर के लिए ही छिपा था, लेकिन इंजीनियर्स ने इन हालात को अच्छी तरह समझकर फ्यूचर एक्लिप्सेस के लिए एक प्लान बना लिया। कमीशनिंग में अब सिर्फ 15 दिन रह गए तो अदानी पावर के सीईओ विनीत जैन साइट पर प्लांट का जायजा लेने के लिए पहुंच गए। प्लांट पर काफी कुछ टिका था और अगर कंपनी को तमिलनाडु के साथ हुए अपने कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना था तो विनीत को इन लोगों को मोटिवेट और सुपरवाइज करते हुए इंश्योर करना था कि प्लांट वक्त पर तैयार हो जाएगा। मुझे ज्यादा भरोसा नहीं था कि हम महीना खत्म होने तक बाकी बचे काम को निपटा भी पाएंगे या नहीं। 120 मेगावाट के सोलर मॉड्यूल्स अब भी लगाए जाने बाकी थे। हर डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर्स अपनी टीम को रफ्तार बनाए रखने के लिए कह रहे थे। कमूटी की साइट पर नर्वसनेस भी थी और एनर्जी भी। बचे हुए पैनल्स को लगाया जा रहा था, कनेक्शंस हो रहे थे और सिस्टम चेक पूरे किए जा रहे थे। हमने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जी जान से एक कोशिश की है और हमको ऐसा लगता है जैसे हम 2 यूनिट ऑलरेडी इसकी कमीशन कर चुके हैं और हमारे को पूरी उम्मीद है कि 31 मार्च तक हम बाकी 3 यूनिट भी कमीशन करके पूरा कर देंगे।
आज है 31 मार्च की सुबह और कमेटी में टीम अब भी स्ट्रक्चर्स पर मॉड्यूल लगा रही है, जबकि इंजीनियर्स फौरन इन मॉड्यूल्स की जांच करके ये इंश्योर कर रहे हैं कि ये ठीक से काम कर रहे हैं। 360 मेगावाट पावर पहले ही ग्रिड को भेजी जा रही है और स्टेट ग्रिड जैसे ही बाकी बिजली रिसीव करने के लिए तैयार होगा वो भेज दी जाएगी। ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा मोमेंट है। मिलकर हम अचीव कर सकते हैं दी अनअचीवेबल। 648 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट हम सब के लिए एक बड़े गर्व की बात है। ये अदानी ग्रुप के लिए, तमिलनाडु राज्य के लिए और इस देश के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। पूरे अदानी ग्रुप के लिए 31 मार्च 2016 का दिन बहुत अच्छा साबित हुआ। ये सोलर पावर प्लांट लाखों लोगों की जिंदगियों को रोशन करने वाला है। ये है एक ट्रू मेगा स्ट्रक्चर। कंपनी का अगला टारगेट इससे बहुत बड़ा है। वो राजस्थान में 2022 तक एक ऐसे सोलर पार्क को बनाने वाली है जो पैदा करेगा 10,000 मेगावाट सोलर पावर।